अगला प्रश्न है घ नंबर का जो है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद ये प्रश्न है, समझ ले, नोट कर ले प्रश्न। तो घ नंबर है 22 घ नंबर। द्विघात बहुपद कितना लिखा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है इसकी, ठीक है। तो हम इसका कर लेते हैं गुणनखंड। गुणनखंड कर लेंगे तो देखिए 10 का एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक, उसको गुणा करेंगे तो इसका गुणांक 1 है। 1 का 10 का गुणा करेंगे 10 ही आएगा। 10 का इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर के पहले प्लस है और 10 के पहले प्लस है। तो जोड़ने पर 7 आए तो 5 दूनी 10, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, 5 दूनी 10 और 5 दो 7, जोड़ने पर 7 गुणा करने पर 10 प्लस का 10, ऐसे रख देंगे। अब जब 4 पद बन जाए तो 2 पदों में कॉमन ले लेंगे। तो x इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? x कॉमन है तो x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, तो x प्लस 2, 5 कॉमन है, 5 दूनी 10। अब ये पहला पद, ये दूसरा पद, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे इस तरह से, तो क्या बचेगा? x प्लस 5। अब इन दोनों को 0 के बराबर रख लेंगे क्योंकि शून्य निकालना है। तो शून्य के बराबर यदि करके पहले नंबर में यदि x प्लस 2 इक्वल 0 तो x बराबर कितना? -2। ये x का पहला मान हो गया और x का पहला मान ही ये पहला मूल है, अर्थात एल्फा बराबर -2 पहला मूल एल्फा। और दूसरा नंबर इसे ले लेंगे तो दूसरे नंबर में इधर ले लेते हैं, जगह है यदि x प्लस 5 इक्वल 0 तो x इक्वल कितना? -5। तो ये x का दूसरा मान है, तो दूसरा मान किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा मतलब दूसरा मूल, तो दूसरा मूल x का कितना आ गया? -5 और पहला मूल -2। अब कहता है सत्यता की जांच, तो शून्य तो आ गए, -2 -5, ठीक है ना। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब ये जो हमारा द्विघात बहुपद का, इसकी तुलना कर देंगे मानक द्विघात बहुपद, मानक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ठीक है ना, ऐसे। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? a इक्वल 1 और b बराबर 7 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, इस तरह से। तो हम जानते हैं मूल और ये हो गए गुणांक, और अल्फा और बीटा जो मान आए हैं -2 -5 ये हो गए मूल। तो हम जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ये होता है। तो इधर मूल रख देते हैं, इधर ये b और a का मान रख देते हैं गुणांक। तो अगर दोनों बराबर है तो सत्यता की जांच सही है। अल्फा का मान -2 प्लस बीटा का मान -5 बराबर माइनस b का मान कितना है? 7, a का मान है 1। तो ये प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? यहाँ कर देते हैं प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -5 -2 तो -7, 1 से भाग देंगे 7 में तो -7, तो -7 बराबर है। तो पहली जांच हो गई हमारी, ठीक है ना। इसके बाद मूलों का गुणनफल, यहाँ पर मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a ये होता है।
तो अल्फा का मान है इम्प्लाई जेड का किधर रख देते हैं -2 गुणे -5 बीटा का मान, और सी का मान कितना है 10 और बटे ए का मान 1 था। तो 5 दूनी 10 माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 10 बराबर 1 से भाग देंगे 10। तो ये मूलों के गुणनफल में भी जो संबंध होता है उसकी भी जांच हो गई। तो उधर 7 के बराबर है, इधर 10 के बराबर है। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच पूर्ण हुई और मूल उधर -5 -7 और सॉरी -2 -5 आ चुके हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये 22वें प्रश्न का, ये 22वें प्रश्न का जो है, अब ये अगला प्रश्न है अंगा नंबर। तो अंगा नंबर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है यहाँ पर। तो हम पहले टेबल बना लेते हैं इसकी जो है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, भाषा में नहीं लिखते हैं, संकेत में एफ से लिख देते हैं। तो चूंकि ये वर्गीकृत आंकड़ा है, वर्ग अंतराल दिया हो तो किस प्रकार का आंकड़ा होता है, वर्गीकृत आंकड़ा होता है। अंगा नंबर का प्रश्न है ये ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से वर्ग अंतराल दिया है। तो ये जो है किस तरह का है, वर्गीकृत आंकड़ा का है। तो इसके लिए संचयी बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 तक दिया हुआ है। इनकी बारंबारता क्या है, संगत बारंबारताएं 2, 4, 7, 3, 2। ठीक है ना। ये इस तरह से ये दिया हुआ है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख लिया। अब हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता CF निकाल लेते हैं, क्योंकि इसकी पड़ेगी ज़रूरत माध्यिका निकालने में, क्योंकि ये वर्ग अंतराल का सवाल है और वर्ग अंतराल दिया है तो वर्गीकृत आंकड़े का है। ठीक है ना। कक्षा 10 में वर्गीकृत आंकड़ों की ही बारंबारता वर्गीकृत आंकड़ों की ही माध्यिका निकालने के सवाल हैं। ठीक है, कक्षा 9 में अवर्गीकृत है। तो इस तरह से जो है संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहली वाली बारंबारता ज्यों का त्यों रख देते हैं, पहली बारंबारता से दूसरी वाली को जोड़ देते हैं, तो 4 तो 6। फिर ये जो दूसरी इन दोनों का योग आ जाए इसका, तो फिर इस 6 वाले को अगले वाले में जोड़ के इसके सामने रखते हैं। 7 6 13, 13 में से 3 जोड़िए 16 और 16 में से 2 जोड़िए 18। ये संचयी बारंबारता हो गई। इसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं बारंबारताओं का योग सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को ही n बोलते हैं, सिग्मा एफ कहिए चाहे n कहिए। तो इनका योग कितना आएगा, जो लास्ट की संचयी बारंबारता आएगी 18, उनका योग इतना 18 ही आएगा। ठीक है। तो हम चूँकि वर्गीकृत आंकड़ों का ये जो है प्रश्न है, तो इसलिए जो है इसमें जो है क्या होगा, ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। हम पहले फार्मूला यहाँ पे बता देते हैं। तो मतलब जैसा माध्यिका m बराबर L प्लस H/F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF। CF का मतलब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। ठीक है ना। अभी मैं इनका मतलब सब संकेतों का मतलब बता रहा हूँ। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये n आ गया, ये जो है यहाँ पे n आ गया। ठीक है। तो अब हमें n/2 की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं पर n/2 निकाल लेते हैं। तो n/2 मतलब 18/2 और 2 से 18 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो n/2 का मान 9 आ गया। अब हमें इस n/2 को ही यहाँ पर CF में देखना है। तो 9 कहाँ पर होगा, 6 तक है यहाँ पे, यहाँ 13 तक है। तो ये यहीं पर 9 होगा, मतलब 6 के आगे 9 आता है, तो ये यहाँ पे 9 होगा यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो वर्ग अंतराल हो गया ना, ये है हमारा ये इस तरह। अब देखिए यहाँ पे यल्प का मतलब ये है कि जो हमारा ये यहाँ पे आए n/2 का मान जहाँ पर ये मिले, उसी की निम्न सीमा, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा ही स्मॉल l है। तो स्मॉल l का मान रख देते हैं कितना 20, ये निम्न सीमा, प्लस h क्या है
वर्ग के अंतरालों का अंतर, मतलब 10 में से 0 घटाइए 10, चाहे 20 में से 10 घटाइए 10, चाहे 30 में से 20 घटाइए 10। तो एच का मान कितना है 10। एफ क्या है, वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो वर्ग अंतराल के सामने की बारंबारता कौन है, ये 13। तो यहाँ पर एफ की जगह रख देंगे 13। n/2, तो n/2 का मान आ चुका है कितना, 9 आ चुका है यहाँ पे। तो ये 9 n/2 का माइनस सी एफ का मतलब संचयी बारंबारता। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी ये यहाँ पे ये बारंबारता है, ये सॉरी। तो यहाँ 13 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 7 रखेंगे, 7 रखेंगे। ये 13 यहाँ पे नहीं रखेंगे, 7 रखेंगे, बारंबारता ये है ना, ठीक है ना। और ये सी एफ क्या है, संचयी बारंबारता। तो लेकिन कौन सी संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल के जस्ट पहले की संचयी बारंबारता जो हो उसको रखना है। ये वर्ग अंतराल है हमारा 20-30 वाला, तो इसके ऊपर कौन सी संचयी बारंबारता 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, ये है। तो ये माध्यिका, तो m बराबर, इसको हल कर लेते हैं, 20 धन 10/7 गुणे, मतलब यहाँ गुणा कीजिए ना, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 7 से न 10 कट रहा है न 3 कट रहा है, तो सीधे गुणा कर देंगे 10 में 3 का, 10 3 30, ये हो जाएगा 20 धन 30/7। अब चाहे इसका भिन्न कर लीजिए या 7 से इसमें भाग दे दीजिए, फिर 20 में जोड़ दीजिए। तो भाग दे देते हैं, 7 चौको 28, दशमलव लगाइए, 30 में से 28 घटाइए 2, भाग नहीं जाएगा 7 में, 0 बढ़ाएंगे, दशमलव 20 बन गया, 7 दूनी 14, 20 में से 14 घटाइए 6, 6 में 0 लगाइए क्योंकि दशमलव लग चुका है, तो 7 8 56, ठीक है। अब फिर 60 में से 56 घटाइए 4, बन जाएगा 40, 0 बढ़ाने पर 7 पना 35, ये 7 7 49 बनता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब मैं हटा के ये सब अंक, चूँकि ये यहाँ पे क्या है दूसरा अंक 5 या 5 से अधिक है, तो ये सब सारे अंक हटा के यहाँ पर 3 लगा देते हैं। चलिए, तो 20 धन 4.3, 20 में से 4.3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24.3। तो इस प्रकार से माध्यिका कितनी आ गई 24.3, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से। अगला जो है, अगला 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157। 2 वर्गों के क्षेत्रफलों, ठीक है ना, का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 23वां प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये। तो लॉन्ग में जितने भी होते हैं 6 नंबर के होते हैं, एक अथवा में भी होता है, ठीक है ना। 25 प्रश्न होते हैं कुल। तो इस तरह से 23 में अथवा में, 24 में अथवा में, 25वें में अथवा में प्रश्न है। तो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे, माना वर्गों की भुजाएं, माना 2 वर्गों की भुजाएं मीटर में दिया है, तो x मीटर तथा y मीटर है। सॉरी, यहाँ पे कैमरा दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा इसको कर लेते हैं, गलती से हो गया था। चलिए, माना 2 वर्गों की भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार जैसे मान लीजिए 2 वर्ग बने, एक वर्ग इस तरह, तो इसकी भुजा कितनी है x, एक भुजा x होगी, तो चारों भुजाएं कितनी x होंगी, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक को 90 अंश होता है। अब जैसे दूसरा वर्ग ये है, ठीक है ना, समझाने के लिए मैंने इसे, दूसरा वर्ग है तो इसकी y मान ली है भुजा, चार भुजाएं कितनी होंगी y ही होंगी, ये इस तरह से। तो ये मैंने समझाने के लिए है इसे। तो क्या कह रहा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एक पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो दोनों का क्या, पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल y स्क्वायर, ये भुजा स्क्वायर। तो दोनों के क्षेत्रफलों का वर्ग बराबर 157 मीटर है। जब समीकरण में रख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इनके दोनों के परिमापों का योगफल कितना है 68 मीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है, तो 4 गुणे y। तो
तो पहले वर्ग का परिमाप 4x और दूसरे का 4y का योगफल कितना है 68 है। ये इस तरह, ठीक है ना। अब इन दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा x + y बराबर 68। 4 गुणे में बाहर कॉमन ले लिए हैं, 68 में भाग में लगा दीजिए तो x + y बराबर कितना 68/4। इसको काट दीजिए, 4 × 1 = 4, 2 बचेगा 28 बन गया, 4 × 7 = 28, मतलब 17 × 4 = 68। तो x + y बराबर 17। तो दूसरा समीकरण हमारा कितना हो गया x + y, और पहला कितना हो गया x² + y²। तो x + y का मान हमें पता है। अगर हम x ऋण y का मान निकाल लें समीकरण से बना के सर्वसमीकरण में रख के, तो x + y x ऋण y 2 समीकरण बन जाएंगे। इनको हल कर लेंगे तो x y के मान आ जाएंगे, अर्थात पहले और दूसरे वर्ग की भुजाएं आ जाएंगी। और यही पूछ रहा है, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि x - y का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x + y का होल ऑफ स्क्वायर -4xy। जानबूझकर मैं जो है x - y बना रहा हूँ। देखिए, अगर इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा x² + y² + 2xy। 2xy प्लस का ये ऋण का 4xy है, तो 2xy धन के में 4xy घटाएंगे तो ऋण का 2xy बनेगा। तो मतलब अगर इसका विस्तार करेंगे ना तो कितना बनेगा हमारा x² + y² - 2xy। ये इतना बनेगा इसको हल करने पर पूरा। और ये इधर ये रखा है, तो दोनों पक्ष बराबर है, मतलब ये हम इसको बना रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x + y का मान कितना है। x + y का मान हमारा यहाँ पे है x + y का मान कितना है 17। तो 17 का स्क्वायर -4xy। अब हमें x y का मान नहीं पता है, तो x y का मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ये समीकरण 2 से x - y का होल ऑफ स्क्वायर, इसको 3 नंबर मान लेते हैं। समीकरण 2 का वर्ग कर दीजिए पहले। समीकरण 2 का वर्ग करने पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये x y का मान निकालने के लिए। तो x + y बराबर 17 है, तो x + y का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 17 का होल ऑफ स्क्वायर। वर्ग कर दिया ना समीकरण 2 को। a + b का होल ऑफ स्क्वायर खोलो, तो a + b का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो मतलब बन जाएगा x² + y² + 2xy बराबर कितना 17 17 289। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से x² + y² का मान हमें पता है 157। तो यहाँ पर x² + y² की जगह उठा के 157 रख देंगे। धन का 2xy बराबर 289। अब 157 उधर ले जाइए तो 2xy बराबर 289 - 157। घटा दीजिए इसको, इसमें 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और 2 में से 1 गया 1। 2 गुणे में है तो xy बटे में चला जाएगा ऐसे, तो इम्प्लाइज दैट इधर लिख देते हैं। तो xy बराबर कितना, 2 से काट दीजिए, 2 × 12, 2 × 12। तो xy का मान कितना हो गया 66। ये xy का मान हो गया 66। और हम समीकरण 2 में जहाँ पे xy 3 में जहाँ पे xy लिखा है इसकी जगह क्या रख दे 66, और फिर 4 का गुणा कर देंगे, फिर इसको हल कर लेंगे। समीकरण 3 में xy का मान रखने पर मान रख देंगे तो x ऋण y का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर ऋण 4 गुणे xy का मान आया 66। 17 17 289 माइनस 6 चौको 24 की 4, हासिल आए 2, 6 चौको 24, 24 2 26। घटाइए 289 में 264 को, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 6 गया 2, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं 0। तो x - y का होल ऑफ स्क्वायर, x - y का होल ऑफ स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो x - y वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो हम प्लस वाली संख्या ले लेंगे यहाँ पे। तो √25, √25 का वर्गमूल कितना 5। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब हमें समीकरण 2 पता है x धन y बराबर 17,
और x ऋण y बराबर 5 है चौथा समीकरण। हम समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 2 धन 4 करने पर, तो समीकरण 2 हमारा कितना है x प्लस वाई बराबर 17 और चौथा समीकरण कितना है x ऋण y बराबर 5। ये तो जोड़ेंगे तो ये कौन सी विधि है द्विघात समीकरण में, ये है विलोपन विधि। y से y कट रहा प्लस माइनस का, विलुप्त हो गया y, तो विलोपन विधि है। x जोड़ के कितना 2x और 17 में 5 जोड़िए 22, तो x बराबर 22/2, 22/2, 2 से काट दीजिए 22 को, तो कितना 11, तो x का मान कितना आ गया 11, x का मान हो गया 11। अब इसके बाद x का मान उठा करके चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे जहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। या तो यहाँ पे रख दीजिए x y बराबर 66, चाहे जहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए यहाँ x y बराबर 66 में रख देते हैं, चूँकि यहाँ रख देते हैं x y बराबर 66, तो x का मान कितना आया है 11 आया है, तो 11 गुणे y बराबर 66, तो y बराबर 66/11, तो y बराबर 11 छके 66, तो y का मान कितना आ गया 6। समझ में आई बात ना। इस प्रकार से हमें पता चल गया, तो x पहले वर्ग की भुजा थी और y दूसरे वर्ग की भुजा थी, ठीक है ना। तो पहले वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी 11 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई 6 मीटर। तो इस तरह से यहाँ आंसर में लिख देंगे, प्रथम वर्ग की भुजा कितनी 11 मीटर, द्वितीय वर्ग की भुजा बराबर कितना 6 मीटर। तो ये इस तरह से आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला 23वें का अथवा वाला प्रश्न है। एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, क्योंकि इस सवाल में पहले से भाषा ज़्यादा लिखना है, इसलिए मैंने इस सवाल को पहले से यहाँ पे हल कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 23 का अथवा सवाल, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले शांत जल में नाव की चाल दिया है, शांत जल में नाव की, एक नाव की गति शांत जल में इतना है, तो शांत जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये नदी है कोई, ठीक है ना, तो यहाँ पे धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में, और नाव भी, धारा भी इस दिशा में है, धारा और नाव भी इसी दिशा में है, ठीक है ना। तो जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में है, तो दोनों की गतियों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब धारा तो इसी दिशा में बहती रहेगी, ऐसा नहीं कि इधर को बहने लगेगी, उल्टा थोड़ी बहने। अब मान लीजिए कि नाव इस दिशा में आ गई, इस दिशा में, उल्टा मतलब धारा के विपरीत दिशा में आ गई, तो धारा तो इधर बहती रहेगी, लेकिन नाव उल्टा दिशा में चलेगी। तो उल्टा दिशा में जब चलेगी तो कौन चल रही है, नाव, धारा के विपरीत, तो नाव की चाल ज़्यादा होगी, तभी तो धारा के विपरीत चल पाएगी। नहीं, अगर नाव की चाल कम होगी तो धारा के विपरीत में चल ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो फिर नाव की चाल, तो ऐसे हमने लिखा है धारा की दिशा में चाल, तो धारा की चाल x माने है, नाव की चाल 18 है, तो एक ही दिशा में नाव और धारा चल रही है, इसलिए x + 18 किलोमीटर प्रति घंटा या 18 + x किलोमीटर प्रति घंटा। 18 + x क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, वही समझा रहा था। और धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल, भाई धारा की विपरीत दिशा में तभी नाव चलेगी जब धारा से अधिक चाल होगी नाव की। तो ये हमारी 18 क्या है, नाव की चाल, x क्या है, धारा की चाल। तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाना है, ये ध्यान देना, 18 - x करना है, x - 18 नहीं करना है। तो चूँकि 18 - x है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 18 + x लिख दिया, मतलब a + b लिखो और चाहे b + a, लेकिन a - b अगर लिखा है तो उसको b - a नहीं लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 18 + x है
18 माइनस एक्स करना पड़ा है या करना ही पड़ेगा, तब 18 प्लस एक्स यहाँ कर दिया, क्योंकि 18 माइनस एक्स यहाँ है। तो ये धारा की विपरीत दिशा में चाल हो गई, ये धारा की दिशा में चाल हो गई। बस इतने मेन समझाने वाला काम था। अब इसके बाद जो है धारा की दिशा में लगा समय कितना है, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। हाँ, पूरी नाव जो है 24 किलोमीटर एक बार इधर चलती है, फिर लौट के 24 किलोमीटर चलती है, दोनों कंडीशन में 24 किलोमीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो धारा की दिशा में कितनी चाल है, 18 धन एक्स, दूरी कितना है, 24 किलोमीटर चलता है। इस तरह धारा की विपरीत दिशा में लगा समय t2 निकाल लेते हैं, तो दूरी बटे चाल ये हो गया। अब इसके बाद प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। यहाँ से पढ़े तब समय, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो किधर 1 घंटा समय लगता है, धारा के विरुद्ध जाने में ज़्यादा समय लगेगा। अगर धारा के उल्टा बहेगी नाव तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और धारा की ही दिशा में नाव बहेगी तो समय कम लगेगा। तो धारा की विपरीत दिशा में समय ज़्यादा लगता है धारा की दिशा में चलने से 1 घंटा अधिक। तो t2 माइनस टी1, t2 का मान ये है और t1 का मान ये है, 24 बटे 18 धन एक्स। हम क्या करेंगे, 24 अंश में दोनों जगह है तो कॉमन ले लिया, और 18 ऋण यक्स 18 धन यक्स लघुत्तम हो गया, लासा हो गया। फिर इस लासा का इसमें भाग देंगे तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कट जाएगा, 18 प्लस एक्स का यहाँ 24 कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। तो 1 में 18 प्लस एक्स का गुणा करेंगे तो 18 प्लस एक्स, यहाँ माइनस लगा है, फिर लासा का इसमें भाग देंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बचेगा। यहाँ भी 1 बचा क्योंकि कॉमन चला गया 24। तो 1 में से 18 माइनस एक्स का गुणा करेंगे तो 18 माइनस एक्स होगा, लेकिन यहाँ माइनस का गुणा है तो 18 अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो 18 माइनस का हो जाएगा एक्स प्लस का हो जाएगा। प्लस का 18 माइनस का 18 घटा दिया तो ये कट गया, एक्स एक्स जुड़ के 2x हो गया, ठीक है ना। 24 गुणे में है, यहाँ पे 24 गुणे में है तो कहाँ ले जाएंगे, बटे में 1 के, उधर तिर्रे गुणा में। ये a ऋण b a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 18 के स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, तिर्रे गुणा कर देंगे ऐसे ऐसे, इस तक तिर्रे गुणा, इसका यहाँ तिर्रे गुणा, तो यहाँ पे तिर्रे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, हाँ 24 में से 2x का गुणा 48 एक्स, 324 माइनस एक्स स्क्वायर, या माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आएंगे, 48 एक्स रखा है, 324 को लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। गुणनखंड कर लेंगे, 324 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 162, फिर 2 से काटेंगे तो 181, ऐसे इस तरह, ठीक है 81 बस, फिर 3 से काटेंगे 27, इससे काट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह, देखिए यहाँ पे गुणनखंड में एक्स स्क्वायर के गुणांक के पहले जो चिन्ह है प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो यहाँ धन है यहाँ ऋण है, अर्थात ये जो 48 एक्स आएगा जोड़ कर घटा कर आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ चिन्ह है तो ये गुणनखंड में जो 2 संख्या बनेगी तो बड़ी वाली संख्या प्लस की ही रहेगी, क्योंकि 48 प्लस का है। तो देखिए कैसे, 3 त्रिकाई 9 तो ये 27, 3 त्रिकाई 9 तो ये 27, 27 दूनी 54, और 3 दूनी 6, 54 में से 6 गए कितना 48, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस 324, 4 पद बन जाएंगे तो 2 पदों में कॉमन ले लेंगे, तो इसमें कॉमन x है और इसमें कॉमन माइनस का 6 है। फिर इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, x धन 54, तो x ऋण 6 अंदर बच जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा, अब यदि करके ले लेंगे पहले नंबर में, यदि x धन 54 बराबर 0 तो x बराबर ऋण का 54, ये क्या हो जाएगा अग्राह। क्यों अग्राह हो जाएगा, क्योंकि धारा की चाल ऋणात्मक तो होगी नहीं, तो दूसरी कंडीशन में ले लेंगे यदि करके, यहाँ से दूसरे नंबर में यदि क्या है दूसरा, x ऋण 6 x माइनस 6, x माइनस 6 बराबर 0, तो x 6 को उधर ले जाइए ऋण का तो धन का, तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से धारा की चाल जो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे यहाँ पे, ये तो कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी होगी धारा की चाल, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद जो है